हेलो। अभी हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पे थे और आपने 3 क्वांटिटीज पढ़ चुके हो अभी तक, जिसमें चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन 3 क्वांटिटीज को जो लो कनेक्ट करता है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करता है, उस लो को हम पढ़ेंगे। और ये जो ओम्स लो है, ये इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा लो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। इसके पीछे क्या जो स्टोरी है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उसको, ठीक है। तो विदाउट दिस आप 12th तक की इलेक्ट्रिसिटी मतलब नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक लो है जो आपको आना चाहिए और आप लोग सब लोगों को आता भी है, ठीक है। एज पर क्लासरूम मैंने आपको बताया भी था कि ये उस टाइम के लिए बहुत बड़ी खोज थी, बट अभी हमको क्या लगता है बहुत ईजी है। मतलब हम ये सोचते हैं कि ये तो सबको पता है, और ये बात आप सबको पता भी होगा, ठीक है। जैसे ओम्स ने एक बहुत बड़ी बात बताई थी, ठीक है, और वो बात आपके लिए बहुत छोटी सी, तो सुनो क्या बात बताई थी उसमें जो ओम्स साइंटिस्ट थे। जैसे पहले उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि ताकि आप लोग समझ पाओगे उस चीज़ को, ठीक है। तो देखो, अब ये एक वायर लिया है, ठीक है। अब वायर के अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं। एटम्स मतलब एटम्स हमने देखा था कि उसके न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाहर कौन सी होगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे इस वायर के अंदर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव चार्ज जो अपनी जगह क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इनके रिवॉल्व करते हैं। काफी टाइम हमारा हो चुका है। अब अगर हमको इस पे इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, ये तो क्या था, सिर्फ चार्ज। अब हमें अगर इस पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट अगर हमको यहाँ पे चाहिएगा, तो आप क्या करते हैं, इस वायर को किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हैं। तो इस वायर को एक बैटरी और सेल से कनेक्ट करते हैं। मतलब बैटरी सेल्स किस यूज में लिया जाता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए, ठीक है। जो ये बड़ी वाली लाइन है पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल। तो इस बैटरी का, इस सेल का क्या काम होता था, इसका काम होता था इस वायर के एंड पॉइंट पे, इस कंडक्टर के एंड पॉइंट पे क्या जनरेट करना, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना। मतलब ये प्लस वाली लाइन यहाँ पे क्या जनरेट करेगा, प्लस, और ये माइनस वाली इधर माइनस। तो ये चीज जो थी वो क्या थी, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब बैटरी बोलो तो पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही इसमें क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक। अब आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे प्लस बनने पे सारे माइनस, जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है माइनस का तरफ, तो ये किधर की तरफ जाएगा, प्लस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाला इसको रिपेल करेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करने लग जाएंगे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तब हम बोल देते हैं कि आप चार्ज क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट। हमेशा याद रखना, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जस्ट अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब हमको तीनों क्वांटिटीज इसमें आ चुकी है, इसमें चार्ज भी आ चुकी है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी आ चुका है, इसमें करंट भी आ चुका है। अच्छा, आपको सबको ही पता है ये बात क्या, कि जितनी बड़ी बैटरी लगाऊंगा उतना ज्यादा क्या मिलेगा, मेरे को करंट मिलेगा, किसी बात है। और जितनी छोटी बैटरी लगाऊंगा उतना कम करंट मिलेगा। ये बात किसने बताई, यही बात ओम्स ने, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओम्स। क्या किसको बोलते हैं, बड़ी बैटरी ज्यादा करंट, छोटी बैटरी कम। बस यही ओम्स। देखो, बैटरी का अगर मैं नाम लेता हूँ तो फिजिक्स में इसको एक क्वांटिटीज हम लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस तो ज्यादा करंट, कम पोटेंशियल डिफरेंस तो कम। जो इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहे हो किस पे डिपेंडेंट, इनके पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा यहाँ पे प्लस बनेगा, उतना ज्यादा यहाँ पे माइनस। तो ये ज्यादा प्लस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा माइनस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो करने की रेट है वो बढ़ जाएगी, और जब चार्जेस की फ्लो करने की रेट बढ़ रही है तो उसमें क्या बढ़ गया, करंट बढ़ गया। इसका मतलब अगर आप बैटरी बड़ी लगाते हो तो करंट ज्यादा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा है तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट भी क्या होगा, कम। तो वही बात हमने बोला है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट भी कम। तो ये एक क्वांटिटीज एक दूसरे क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि अगर मैं एक क्वांटिटी को बढ़ाता हूँ तो दूसरी भी बढ़ती है, तो एक दूसरे क्या हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो वही हमने बोला है, कोई ओम्स लॉ का स्टेटमेंट
कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस या फिर एंड पॉइंट पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, उसमें फ्लो करने वाला करंट। तो इसका ये स्टेटमेंट है क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, इस वायर के यहाँ पे जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो माइनस उतना ज्यादा उसको रिपेल करेगा। तो देखो आप, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, इसके जो एंड पॉइंट पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू, ठीक है। ये कब तक रहेगा, ये V पोटेंशियल डिफरेंस लेवल बैटरी बड़ी मतलब और करंट ज्यादा, ठीक है। तो वैसे ही ये कब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैसे आगे एक लाइन है, इसको मिस मत करना, कभी भी लिखना, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, इसमें कब तक ऐसा होगा कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, जब आपकी फिजिकल कंडीशन जो है वो पहले जैसी, मतलब जो आपने कंडक्टर यहाँ पे ले रखे हैं ना, तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर अगर पहले जितना है रिमेन सेम है, मतलब पहले जितना टेम्परेचर है, तब तो उसमें अगर आप V बढ़ाओगे तो I क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर प्रेशर सेम है तब V बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा। तो कब तक, जब तक सारी फिजिकल कंडीशंस क्या हो सेम, तब तक क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बट अभी भी हमको ये पता नहीं चल रहा, ये दो क्वांटिटीज को रिलेट कर रहा है, बट इतना पता चल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को कम करेंगे तो क्या होगा, करंट भी कम होगा। बट अभी इतना ये नहीं पता कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर 10 वोल्ट है या फिर घर पे कितना आता है 230 वोल्ट, तो अगर 230 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट कितना होगा वो हमको नहीं पता, क्योंकि अभी तो सिर्फ इतना पता है कि अगर V बढ़ाया तो I बढ़ेगा, V कितना होगा तो I कितना होगा, वो रिलेशन अभी नहीं है। तो हमने क्या किया, प्रैक्टिकली इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है, तो V इज इक्वल टू I, और ये हो गया आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हमने क्या बोला है, R इज रेजिस्टेंस, R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज दी क्वांटिटी फॉर यू, ठीक है, ये दी क्वांटिटी। अभी तक आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओम्स। ओम्स लॉ ने क्या बताया, उनके बीच में रिलेशन बताया, ठीक है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस, ये दो क्वांटिटीज आप पढ़ चुके हो। पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर, और करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, वो करंट होता है। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, जैसे हम बात कर रहे थे ओम्स लॉ की, और ओम्स लॉ में हमने देखा था क्या देखा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फिर हमने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को डाला था तो क्या आया था, V इज इक्वल टू I। अब यहाँ पे जो R था वो क्या था, रेजिस्टेंस था। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, एक चीज तो आप देख पा रहे हो इस मैथमेटिकल से ही क्या, कि अगर इस R को मैं बढ़ाता हूँ तो I को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। अगर आपने कोई वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, मान लो घर पे कितनी वोल्टेज आ रही है, 230 वोल्ट, तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 230 वोल्ट करके जो अब इस 230 वोल्ट इज इक्वल टू I, इनका मल्टीपल क्या होगा, 230 के इक्वल होगा I और R। अब R की वैल्यू अगर आप बढ़ाते हो तो किसकी वैल्यू को कम होना पड़ेगा, I की वैल्यू को कम होना पड़ेगा। अगर मैं R की वैल्यू को कम करता हूं तो I की वैल्यू क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा इस 230 बनाने के लिए। वैसे ही देखो, अब रेजिस्टेंस से इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आपको इतना पता चल रहा है कि अगर ये क्वांटिटी ज्यादा है तो करंट क्या होगा, कम होगा, अगर ये क्वांटिटी कम है तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस, फिर से हम सारी चीजें इस वायर को लेके समझ लेंगे, क्यों, क्योंकि आपने देखा था कि करंट भी हमने यहाँ से समझा था, चार्ज से समझे थे, और पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने यहाँ से समझा था। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आप जनरेट कर रहे हो तो इसमें क्या होगा, करंट भी होगा, करंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, V समझा था, I समझा था, R भी यहीं से समझे, कि सारा क्या है
जो करंट से रिलेटेड है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है जो करंट को इफेक्ट करती है, करंट का अमाउंट डिसाइड करती है, क्योंकि हम एक्चुअली पढ़ क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो मतलब करंट पर। अब करंट पे जो इफेक्ट करेगा वो क्वांटिटीज हमको पढ़नी पड़ेगी ताकि हमको पता चले कि किसी वायर में कितना करंट फ्लो करेगा। तो देखो नेक्स्ट क्वांटिटी अपने पास है वो है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। अब रेजिस्टेंस होता है क्या, उसको समझना होता है। देखो क्या होता है, अब वायर के अंदर जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यहाँ पे प्लस बनेगा, यहाँ पे माइनस बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन से अपने चार्ज क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। अब किसी भी रीजन से अगर ये चार्ज रुकते हैं, इनको कोई अपोज करता है, फॉर एग्जांपल अभी कोई हाईवे, ठीक है, हाईवे पे वैसे ब्रेकर तो होते नहीं, मान लो कोई बहुत बड़ा हाईवे, उस पर एक ब्रेकर बना दिया जाए लंबा, ठीक है, तो गाड़ी की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा हाईवे, अब अचानक उसको क्या दिखेगा, ब्रेकर दिखेगा, तो उसकी जो मोशन कर रहा था उसके मोशन में क्या रुकावट है, उसको वैसे क्या असिस्ट किया, अपोज किया उसके मोशन को, ठीक है, किसने, ब्रेकर। तो ब्रेकर क्या हो गया, स्पीड ब्रेकर अपने लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस, ठीक है, वो एक टाइप का रेजिस्टेंस है जो रेसिस्ट कर रहा है मोशन को, फ्लो को, ठीक है। जैसे अपने रियल लाइफ में एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक स्ट्रीट है, ठीक है, उस स्ट्रीट में क्या बैठा है, डॉगी बैठा हुआ, ठीक है, अब वो डॉगी अपने लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस, क्योंकि वो जाने नहीं देता, ठीक है, वो रेसिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है लोगों के मोशन को, फ्लो, ठीक है। तो जो भी चीज किसी चीज को रोकती है, अपोज करती है, रेसिस्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब वायर के अंदर की बात करें तो वायर के अंदर कौन फ्लो करता है, चार्ज। अब जो चीज चार्ज को फ्लो करने से रोके उसको आप क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस। अब कोई ट्रैफिक पुलिस वाला तो वायर के अंदर होता नहीं है, फिर किसी कंडक्टर के अंदर होता नहीं, तो बोलता है चार्ज आ रहे, यहाँ पे रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो रोकता उस चीज को समझो कि रेजिस्टेंस एक्चुअली में है क्या। कोई वायर के अंदर ऐसा क्या है जिसको हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, जो करंट के फ्लो को रोक रहा है, चार्जेस के फ्लो को रोक रहा है। जब चार्ज फ्लो करेगा तब तो क्या होता है, करंट होता है। अब कोई ऐसी चीज है जो चार्ज को फ्लो ही नहीं करने देती, इसका मतलब तो करंट हो गया नहीं। तो देखो क्या होगा, अभी हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, चार्जेस इधर फ्लो कर रहे हैं, अब इसको कौन रोक रहा है। देखो आपने देखा था इलेक्ट्रिक करंट में कि अगर किसी वायर के अंदर 1 एम्पीयर करंट है, अगर किसी वायर के अंदर 1 एम्पीयर करंट है, तो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पास कर रहे हैं इतने छोटे से वायर में से। अब देखो जब इतने इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्लो करेंगे, जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्लो करेंगे तो एक दूसरे से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा, क्योंकि दोनों पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर वो फ्लो कर रहे हैं तो एक दूसरे से क्या होगा, कोलिजन होगा। और जब कोलिजन होगा वो कुछ ऐसा ही है जैसे आप एक तो एकदम एक स्ट्रीट खाली है, कोई रोड खाली, उस पर आप भाग रहे हो बिना किसी रुकावट, एक बहुत सारी भीड़ आपके साथ भाग रही है, तो आप किसी से टकराओगे तो वो आपके क्या होगा, दूसरा आपके लिए क्या होगा, कोलिजन क्या होगा, रेजिस्टेंस हो गया, आपका मोशन रुक रहा है उसकी वजह से। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे से क्या होता है, कोलिजन होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव चार्ज के साथ कोलिजन होता है, वो अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को, जो न्यूक्लियस में होगा। तो इन कोलिजन्स की वजह से, इस अट्रैक्शन की वजह से एनीथिंग जो भी हो जो इसके अपोज करे, इसको फ्लो को अपोज करे, उस चीज को हमने क्या नाम दे दिया, रेजिस्टेंस। क्लियर है, जितना ज्यादा कोलिजन होगा या जितना ज्यादा इसको कोई अट्रैक्ट करेगा, कुछ किसी भी रीजन की वजह से अगर जो चार्ज है फ्लो करने से रुक रहा है, उसको कोई चीज अपोज कर रही है, उसको हमने क्या नाम दिया, रेजिस्टेंस। क्लियर है। तो देखो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर की किसी के अंदर होता है, कोई बाहर से ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। कौन सी प्रॉपर्टी, टू रेसिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, जो चार्ज उसके अंदर से फ्लो कर रहा है उसको क्या करना, अपोज करना, रेसिस्ट करना, इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोल देते हो, रेजिस्टेंस। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, हम मेजर ऐसे करेंगे कि ये कम चार्ज को जाने देता है, ये बहुत ज्यादा चार्ज को जाने देता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको मेजर करने के लिए हमने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको इसकी कुछ यूनिट होगी, तो ये क्या है, ओ इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। जो आर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आर इसकी यूनिट है ओ, और ओ का सिंबल क्या है, ये ध्यान रखना, ये हेडफोन जो बन रहा है, इट इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस।
ओ, ठीक है। देखो क्या, जैसे आपको लिखा मिल जाता है 10 A इट मींस 10 एम्पियर, 10 B इट मींस 10 वोल्ट, 10 C इट मींस 10 कूलम चार्ज, और अगर लिखा मिल जाए 10 ओम इट मींस रेजिस्टेंस। क्लियर है? 10 ओम। तो ओम का सिंबल ना मिलेगा, कभी ये भी मिला सकता है सिंबल, ठीक है। तो 10 ओम। क्लियर? इसके बाद की हम बात करेंगे, अभी हमको अगर R पता होगा तो ही मैं I बता सकता हूँ। अगर घर पे मान लो कितनी वोल्टेज है 230 वोल्ट, आपने डेवलप करके पोटेंशियल डिफरेंस है, और अगर R की वैल्यू आपको पता है तब तो आप I की वैल्यू बता पाओगे कि करंट कितना है। तो हमको जानना है करंट के बारे में जानना है, तो जिसके बारे में जानना होगा पहले रेजिस्टेंस के बारे में। अब रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, किस पे डिपेंड करता है, तो फैक्टर ऑन मेजर रेजिस्टेंस इज डिपेंड, ठीक है। तो देखो कौन कौन से फैक्टर होगा जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अभी देखो फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल लेंगे, सी वाला एग्जांपल। अब आपने दो वायर लिए, एक तो ये वायर, एक वायर आपने लिया ये वाला, अब इसकी जो लेंथ है वो मान लो L1, इसकी लेंथ है वो मान लो L2। अब एक चीज है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करता है, ठीक है, इधर से इधर फ्लो करता है। तो एक चीज बताओ कि कोलिजन यहाँ ज्यादा होने की कोलिजन यहाँ ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन जब भागेगा तो कोलिजन तो यहाँ ज्यादा होगा, इतनी सी लेंथ कवर करनी है और इसमें इतनी सारी लेंथ कवर करनी है, तो ज्यादा लेंथ कवर करोगे तो उतना ज्यादा चांस होगा कि आगे के इलेक्ट्रॉन का क्या है दूसरे से कोलिजन। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होता है, बढ़ता है। जितना लंबा वायर लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, क्लियर, उतना ज्यादा फोर्स होगा उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से। इसमें तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाए, इसमें यहाँ से यहाँ तक जाए, तो उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आगे बढ़े, क्लियर है। तो वैसे ही जैसे मान लो ये दो वायर, ठीक है, इन वायर की जगह हम स्पीड मान लेते हैं, ये एक स्पीड ये है और एक स्पीड ये है, दो रूल है, ठीक है। अब एक तो यहाँ पे डोगी बैठा हुआ है, ठीक है, और इसमें इधर भी डोगी बैठा हुआ है, इधर भी डोगी बैठा हुआ है। अब एक चीज देखो, आप यहाँ से जा रहे हो तो ये डोगी आपके लिए क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जितनी लंबी ये रोड होगी आगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो डोगी भी मिल जाएगी, तो आपके लिए पोजीशन तो क्या होगा, ज्यादा हो गया ना, रेजिस्ट करने वाले ज्यादा हो गए, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा। उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए जितना ज्यादा पोर्शन मिलेगा उतना ज्यादा उस वायर में क्या होगा, रेजिस्टेंस रोकने वाली चीज, ठीक है। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ा। तो हमने लिख दिया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, कि अगर वायर की लेंथ आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब नेक्स्ट इस पे डिपेंड करता है वो है एरिया वाला। अब देखो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वायर। ये कैसे है, कैसे एरिया पे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड किया। फॉर एग्जांपल यहां पे हम समझते हैं इस चीज को कि कैसे एरिया पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखो क्या होगा, अब मैंने दो वायर लिया एग्जांपल से, एक ये वायर है और एक ये वायर, ठीक है, ये दो वायर। एरिया आपको क्रॉस सेक्शन वाला लेना, ये वाला एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। अभी ऐड कर लेना क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जैसे अगर ये चौक है, ये कोई वायर है, तो इसका ये वाला एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका एरिया हम सर्कल का कैसे निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर करके, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी रेडियस का और इसकी रेडियस क्या है, ज्यादा है, तो इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया क्या है, कम है। इसके एरिया को मान लो A1, आपको पता है A2 इज ग्रेटर देन A1, ये दो वायर्स। आपको जैसे स्पीड का एग्जांपल दिया वैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं उसके लिए इजी कहां पे है, एक तो इतना सा वायर उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इतनी सी जगह में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्लो कर रहे हैं, एक इतनी सारी जगह उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो इजी वे कहां मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए, इजी से। तो इस वाले में इजी कर सकते हैं, मतलब अपोजिशन इसमें क्या होगा, कम, यहाँ पे बीडी क्या रहेगी, ज्यादा, ठीक है। वैसे एग्जांपल ले लो तो इसमें क्या होगा, मान लो लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस की कोई स्पीड मान लो मेरे पर, अभी आप जा रहे हैं इजी कौन से वाले से, यहाँ से तो आप आराम से निकल जाओगे इधर से, इस वाले में आगे तो जाएंगे वापस चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस कम,
जैसे जैसे एरिया बढ़ता है रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अपोज करने वाले क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंस मतलब कोलिजन इसकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से पास कर रहे हैं, उनके बीच में इतना कोलिजन नहीं होगा जितना इस वाले वायर में होगा। उसका वायर का एरिया क्या है, कम है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी यहाँ होता है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्या होती है, कम होती है। तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, देखो क्रॉस सेक्शनल। तो जैसे मैंने एरिया बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, आर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इधर अगर एरिया आप कम करोगे तो आर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या सिर्फ इसी वजह से पढ़ रहे हैं कि आपको क्या निकाल लो, फॉर्मूले V = I। क्या सिर्फ हम इसी वजह से रेजिस्टेंस को पढ़ रहे हैं कि R की वैल्यू अगर हमको पता चलती है तो हमको करंट पता चल जाएगा? नहीं, रेजिस्टेंस के और भी बहुत सारे काम होते हैं, और भी फैक्टर्स होते हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस एक्चुअली में है, देखो किसी वायर के अंदर अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो जब चार्ज फ्लो करता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमने बोला है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि जब चार्ज फ्लो नहीं करते हैं तो करंट नहीं होता है, और जब चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो उनके पास कौन सा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और किसी ने मान लो किसी भी रीजन से अगर चार्ज के फ्लो में अपोजिशन होता है, चार्ज फ्लो करने से रुकता है, कोई उसको रेसिस्ट करता है, उसको हमने क्या नाम दे रहे हैं, रेजिस्टेंस, इसको हम आर से बोलते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की वजह से चार्ज का फ्लो जो है वो रुक गया, तो अब जो एनर्जी थी इलेक्ट्रिक एनर्जी, जब ये फ्लो कर रहा था चार्ज, अब रुक गया, जो फ्लो कर रहा था तो उसके पास कौन सी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी इसके रुकने से क्या डिस्ट्रॉय होगी, क्या एनर्जी आप बना भी नहीं सकते हो, आप डिस्ट्रॉय भी नहीं सकते। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हमने पढ़ लिया। तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहीं कम, जो जब चार्ज फ्लो कर रहा था उसके पास कौन सी एनर्जी थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो अब वो अपोज हो गया है रेजिस्टेंस की वजह से, उसका मोशन रुक गया है, तो क्या अब इलेक्ट्रिक एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, नहीं। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज होगी, हीट एनर्जी। रेजिस्टेंस का क्या काम है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करो। तो आप देख सकते हो कि अगर वायर, छोटा वायर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास वायर है छोटा, एक बार बता दो, तो इसको आप एक किसी हैवी मशीन से कनेक्ट करो, एक इसको वायर को हैवी मशीन से कनेक्ट, आपको पता है 2 मिनट के बाद में क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा करना है, क्यों, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। छोटा वायर है, एरिया क्या है इसका, कम, एरिया कम, इसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी उतनी ज़्यादा किस में चेंज होगी, हीट एनर्जी। तो ये जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में चेंज करती है, हीटिंग एनर्जी। वायर गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बाद। मतलब अगर किसी वायर के अंदर से करंट जा रहा है तो थोड़ी देर बाद में वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हीटिंग। वो किसकी वजह से हीट होता है, रेजिस्टेंस की वजह से। अगर आप रेजिस्टेंस ज़्यादा करोगे तो हीटिंग एनर्जी भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को रोकता है, मतलब चार्ज के फ्लो को रोकता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज होगी, हीटिंग एनर्जी। इसी वजह से पतले जो वायर होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी हीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे चीप वायर होता है, सस्ते वायर जो होते हैं, एक महंगे वायर है, तो सस्ते वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, और महंगे वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। सस्ते वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक को एनर्जी को अपोज करेंगे, चार्ज को फ्लो करने से रोकेंगे, करंट कम हो जाएगा उसकी वजह से, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, हीटिंग एनर्जी भी बढ़ेगी, तो वो वायर जल्दी गर्म होता है। और गर्म होने की वजह से क्या होता है, उस वायर के ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक का कवर होता है, रबर का कवर होता है। अब वो गर्म होने की वजह से वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है, और पिघलने की वजह से दोनों वायर एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, प्लस और माइनस। तो अचानक वोल्टेज सप्लाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, क्लियर है। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि अभी तक आपने ये पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वायर। इसको अब एक साथ लिख के देखेंगे कि किस किस पे डिपेंड रेजिस्टेंस और कर रहा है, क्या कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम बता सकते हैं कि इसमें कितना रेजिस्टेंस है। तो अभी तक आपको ये पता है, अगर लेंथ बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम। बट अभी ये नहीं पता आपको कि कितना होगा, और जब तक हमको ये नहीं पता कि रेजिस्टेंस कितना होगा तब तक हम करंट नहीं बता पाएंगे कितना होगा। तो
तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को और पढ़ना पड़ेगा कि ये किस किस पे और रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड किया। हमने देखा कि लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ा, और एरिया अगर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या होगा कम। हमने इन दोनों चीजों को एक साथ लिखा है। अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन माने, इसको सेकंड में को मर्ज किया, ठीक है क्या, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। ये लेंथ ऑफ वायर मीटर और एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मीटर स्क्वायर। ये सारी तो ऐसा ही करना पड़ेगा। तो देखो अभी तक हमको ये पता था कि लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि कोलिजन बढ़ेगी रिएक्टर्स की। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो कोलिजन क्या होगी, कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। बट अभी इतना नहीं पता कि कितना रेजिस्टेंस होगा, और जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कितना रेजिस्टेंस होगा, हम करंट नहीं बता पाएंगे V इक्वल टू I से। तो वैसे हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को घटाया, तो कांस्टेंट हटाते तो क्या लिखते हैं, कांस्टेंट। देखो क्या अब आपने लिया रो, तो R इज इक्वल टू रो L बाय A। अब आप बता पाओगे कितना रेजिस्टेंस होगा। अब ये रो क्या है, रो इज रेजिस्टिविटी, इसको आप बोलोगे रो, इसे नॉट P, ये P की तरह नहीं है, कुछ आपको U बनाना पड़ेगा, ठीक है। रो ये P नहीं है, R है रो, ठीक है। इसको रो इज रेजिस्टिविटी, ये यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टेंस जो अपोज करता है चार्ज को फ्लो करने से, ये रेजिस्टिविटी ये भी क्या करते हैं, अपोज करते हैं। थोड़ा सा इन दोनों के बीच में फर्क है, वो मैं समझाऊंगा। और ये लेंथ ऑफ द वायर और ये एरिया ऑफ द वायर, क्लियर है। अगर हम यहां से देखें और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें, एक चीज देख सकते हो आप कि इससे आपको समझ में आ जाएगा। रो को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं, इस रो को मैं सब्जेक्ट बनाता हूं, तो इधर क्या है R, ये L किधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, एरिया किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो रो को आप क्या लिख सकते हो, रो इज इक्वल टू R A बाय L, जो R A बाय। अब R की यूनिट क्या होती है, R की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। अब इस मीटर से स्क्वायर कर दिया तो ऊपर क्या बचा, ओम। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, क्लियर है। अब देखो इसके बाद में रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों है क्या, ये रेजिस्टिविटी न्यूमेरिक क्वांटिटी आपके पास आएगी, ये है क्या, ये भी क्या करती है, अपोज करती है, किसको, चार्जेस के फ्लो को अपोज करती है। देखो जैसे कोई वायर, उसमें मतलब ये कोई अलग क्वांटिटी नहीं है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक वायर लिया, ठीक है, ये वायर मैंने लिया। अगर मैं आपको बता दूं कि इतने से वायर के अंदर 2 ओम रेजिस्टेंस है, अगर इतने से वायर के अंदर 2 ओम रेजिस्टेंस है, और अगर अब मैं इसकी लेंथ बढ़ाता हूं तो क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर इसकी लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा। 3 टाइम्स कर दी तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब लेंथ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं बोलता हूं इस वायर के अंदर 2 ओम रेजिस्टेंस है, इतनी ही लेंथ का मैंने एक बड़ा वायर ले लिया ऐसे, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। चाहे वो 1.7 हो चाहे 1.5 हो, बट इस 2 ओम से रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, हम देखेंगे। बट पहले हमको क्या पता होना चाहिए, ये वैल्यू पता होनी चाहिए, इतने से वायर में कितना रेजिस्टेंस। अभी तक हमने नहीं पढ़ा कि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, बट ये तो नहीं पता कि कितना होगा। वो कौन बताएगा कितना होगा, रेजिस्टिविटी बताएगी। ये रेजिस्टिविटी क्या है, जैसे वायर्स क्या होते हैं, कॉपर वायर होता है, आयरन वायर होता है ना, अलग अलग वायर होते हैं, अलग अलग मटेरियल्स के, अलग अलग मेटल्स के, ठीक है। तो क्या सारे वायर, जैसे मैंने लिए इतना सा वायर है कॉपर का, और ये इतना सा वायर है मेरे आयरन, तो ये कॉपर वायर है और ये आयरन वायर है, लोहे का। अब क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, लेंथ और एरिया सेम, पर दोनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, किससे, आयरन का रेजिस्टेंस। तो फर्क कहां है, इसकी इसका भी लेंथ सेम है, इसकी भी लेंथ सेम है, इसके एरिया इक्वल, फर्क किसमें है, रेजिस्टिविटी। वो किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। अब वो तो ये भी करेगी, बट किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है कि वो किस मटेरियल का वायर बना है, ठीक
ठीक है, कॉपर का है, सिल्वर का है, आयरन का है, किसका वो बना हुआ है जिससे उसकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करे, कौन कितना ऑफर कर रहा है। तो एक इसका स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि कैसे इसको बताएंगे कि इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, किसकी नहीं है। तो देखो इस फॉर्मूला से आपने जब रेजिस्टिविटी हो गया बनाया था, सब्जेक्ट बनाया था, तो क्या मिला था R डिवाइडेड बाय L। अब मान लो मैंने एक वायर लिया है, अब इस वायर की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है 1 मीटर, और इस वायर का जो एरिया है वो कितना है 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। यहाँ एरिया कितना है 1, लेंथ भी कितनी है 1, तो रो क्या हो जाएगा R के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ भी 1 मीटर। ये कट के कितना आया मीटर, रेजिस्टेंस मतलब ओम, मतलब किसके इक्वल हो जाएगा R के इक्वल, या फिर यूं कोई 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या रो इक्वल टू R। कब बचेगा रो इक्वल टू R, जब क्या होगा लेंथ कितनी होगी 1 मीटर और ये एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर। तो एक जो वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो उसमें जितना रेजिस्टेंस होगा वो उसकी क्या होगी रेजिस्टिविटी। अब अगर मेरे को रेजिस्टिविटी पता है, मैंने बोला इसकी रेजिस्टिविटी है 2 ओम मीटर, मतलब 1 मीटर वायर है, उसका एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है 2, इसका मतलब ही 2 मीटर की रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस इक्वल कब होगी, जब उसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर। तो जैसे ही मान लो ये रेजिस्टिविटी हमको बताती है कि इतने से वायर में 1 मीटर वायर में कितना रेजिस्टेंस होता है, सिंपल सी बात है। रेजिस्टिविटी हमको क्या बताती है कि 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस है। अब अगर आप उसकी लेंथ बढ़ाओगे तो मैंने बोला 2 मीटर कर दिया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। एरिया अगर कम कर ये 1 मीटर स्क्वायर सा वो ज्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी आपको क्या बताती है 1 मीटर एरिया और 1 मीटर लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होता है, वो वैल्यू देती है आपको रेजिस्टेंस कि इतने से वायर में इतना है। तो फिर आपको पता है कि अगर लेंथ बढ़ाओगे तो इतना हो जाएगा और अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो उसके लिए हमको पता है क्या होना चाहिए रेजिस्टेंस, वो आपको क्वेश्चन में भी बताएगा। क्लियर है, अगर आपको रेजिस्टेंस पूछा है तो अभी देखो इस वायर के 1 मीटर लेंथ में जितना रेजिस्टेंस होगा उतनी उसमें क्या हो जाएगी रेजिस्टिविटी। मतलब रेजिस्टिविटी क्या होती है कि जितना 1 मीटर का वायर रेजिस्टेंस आपको देता है उतनी उसमें क्या होती है रेजिस्टिविटी। क्लियर है, ठीक है। तो इतना सा फर्क है, कोई फर्क नहीं है, दोनों मतलब अपोज करते हैं। क्या रेजिस्टिविटी नहीं होती तो रेजिस्टेंस होता क्या, पॉसिबल नहीं। मतलब एक वायर है, सिंपल सी बात है, ये वायर में 1 मीटर का वायर और इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर, इसमें जितना रेजिस्टेंस होगा उतनी इसकी क्या होगी रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, अब मेरे को अगर रेजिस्टिविटी पता चल गई तो मैं इसमें रेजिस्टेंस बता पाऊंगा। कैसे, अगर इसकी लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा और उसका एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो दोनों क्वांटिटीज एक ही है। तो रेजिस्टिविटी को आप रो से डिनोट करते हो और वो क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। कौन सी प्रॉपर्टी, जो किससे कनेक्ट रहती है, व्हिच डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल, कि वो वायर जो आपने लिया वो जो कंडक्टर लिया किस मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, व्हिच अपोज द फ्लोज ऑफ, जैसे रेजिस्टेंस फ्लो करता है वैसे, या फिर इसको अलग लैंग्वेज में आप बोलो तो क्या बोल सकते हो, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर, जो जितना रेजिस्टेंस कोई कंडक्टर ऑफर कर रहा है कितना करेगा, यूनिट लेंथ पॉइंट यूनिट एरिया, यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ का वायर जितना रेजिस्टेंस आपको ऑफर कर रहा है उतना ही उसका क्या है रेजिस्टिविटी। मतलब 1 मीटर लेंथ का वायर जिसका एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर, वो जितना रेजिस्टेंस दे रहा है उतनी उसमें क्या हो जाएगी रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी यूनिट क्या होती है वो मीटर। इतनी क्वांटिटीज आपकी क्लियर है। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने जो क्वांटिटीज पढ़ ली है वो चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद में आपने ओम्स लॉ पढ़ा था V = IR, इसके बाद में आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में आपने देखा था कि रेजिस्टेंस का जो चार्जेस को फ्लो करने से रोकता है। वैसे इसके बाद में हमने क्या पढ़ा है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब जो मटेरियल पे डिपेंड होती है, मतलब इतने से वायर में कितना रेजिस्टेंस होगा वो कौन बताएगा, रेजिस्टिविटी बताएगा। इतने वायर में जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, उसमें जितना रेजिस्टेंस है वो कौन बताएगा, रेजिस्टिविटी। अब हमको अगर रेजिस्टिविटी पता है तो हम कितने भी वायर में कितना रेजिस्टेंस होगा वो निकाल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी मतलब
1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस है वो बता देगा। तो 2 में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 में कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 1 मीटर एरिया का अगर रेजिस्टेंस पता है तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का अगर रेजिस्टेंस पता है तो 2 मीटर स्क्वायर एरिया का रेजिस्टेंस क्या होगा, उससे आधा हो जाएगा। तो मतलब क्या कि हमको ये जो रेजिस्टिविटी है वही हमको बताएगी कि रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अभी तक आपने क्वांटिटीज पढ़ी है। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है इस वायर के अंदर, अगर हम बहुत सारे वायर कनेक्ट कर देते हैं या फिर जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, रूम मीटर्स होते हैं, इनमें रेजिस्टेंस का हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस किस काम में आता है रियल लाइफ के अंदर, इसका क्या क्या यूज है और कैसे हम बहुत सारे वायर को अगर जोड़ते हैं तो उनका रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।